हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया था। उसी बुक सीरीज के अंतर्गत ये हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक सीरीज है। इंडियन पॉलिटी की बुक सीरीज में ऑलरेडी हमने 10 पार्ट अपने डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट के 10 पार्ट में फंडामेंटल राइट की शुरुआत की थी। और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हमने आपसे कहा था कि हम इसे 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 तो ऑलरेडी पार्ट 10 के अंतर्गत आ गया है। ये हमारा पार्ट 11 है। इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो दूसरे पार्ट में कई इश्यूज़ को हमें कवर करना था वो कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने कई सारे अपने इश्यूज़ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो यूपीएससी के प्रीलिम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने पार्ट 10 में कवर कर लिया था। ये हमारा पार्ट 11 है, या आप कहें कि फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि उन्हीं आर्टिकल्स को जो हमने वहाँ पे पढ़े उनका क्या डिस्क्राइब है, क्या मतलब है, और उनसे रिलेटेड यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछती है। तो ये पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट का। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा जिसके अंतर्गत हमारा पूरा फंडामेंटल राइट कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है राइट टू इक्वलिटी, हमने जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रीवियस में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें हमारे पास पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। अब मन में ये प्रश्न आता है कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने आपको बताया भी था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें पहली जो बात है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब आपके मन में ये आया होगा कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये लगता है कि ये समझने वाली चीज़ नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझाएं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कि हमारा जो अनुच्छेद 14 है वो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरनर। कहने का मतलब कि ये जो प्रोविजन है ये न केवल सभी भारतीयों के लिए है बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से राइट विदेशियों को प्राप्त हैं। तो आप देखोगे कि 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सारे के सारे राइट इंडियंस व फॉरनर दोनों को प्राप्त हैं। तो ये तो 14 है, तो ये भी प्राप्त होगा। ठीक है, फिर है मोर ओवर द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन वाइज स्टेचुरी कॉर्पोरेशन कंपनीज रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। कहने का मतलब है कई सारी जो कंपनियां होती हैं, स्टेचुरी जो कॉर्पोरेशन होते हैं, या आप देखोगे कई सारी लीगल सोसाइटीज़ होती हैं, उन सबको भी ये राइट्स प्राप्त हैं। क्लियर। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब आपके मन में आना चाहिए कि जो विधि के समक्ष समता का विचार है ये कहाँ से ओरिजिन है। तो इसका ओरिजिन है ब्रिटिश से। आपको ये समझना है कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं वो सब के सब इक्वल हैं, अर्थात उनके पास किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। समझ गए, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, वो सब के सब इक्वल हैं। और द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ऑर्डिनरी लॉज कोर्ट। कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो साधारण विधियां होती हैं या जो साधारण न्यायालय हैं उसके अंतर्गत न्यायालय सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज एबव द लॉ। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा हो या नीचा हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, सब के सब कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून इन सबसे ऊपर है। जब ये बात की जाती है तो कई सारे लोग क्या कहते हैं कि ये जो विचारधारा है ये नकारात्मक है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि लिखा यहाँ पे आपको मिलेगा कि पहला जो फॉर्म है वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट।
कई सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि आखिरकार इसको नकारात्मक क्यों कहा जाता है। नकारात्मक इसलिए कहा जाता है कि देखिए, अगर आप सबको कानून के समक्ष इक्वल कर दोगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी प्रिविलेजेस का प्रयोग करके गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और आप उसके ऊपर कह दो कि नहीं, आपके ऊपर भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो वो व्यक्ति स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक निगेटिव इमेज क्रिएट करता है। क्लियर, या आप कह सकते हो कि निगेटिव कॉन्सेप्ट है। दूसरा आप देखोगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि विधि का समान संरक्षण। क्लियर, और ये कहाँ से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें क्या है कि आप द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज। कहने का मतलब ये क्या करता है कि जो विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार हैं और जो अध्यारोपित उस पर्सन के ऊपर दायित्व हैं, उन दोनों को समान परिस्थितियों के अंतर्गत ही व्यवहार समता सुनिश्चित करता है। समझ गए, कहने का मतलब आपके ऊपर जो दायित्व हैं और आपको जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, उन चीज़ों के मध्य एक तालमेल के माध्यम से इम्प्लीमेंट करता है कानून को। ठीक, फिर आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। कहने का मतलब कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। जैसे आप देखोगे कि कई बार आप मेट्रो में जब जाते हो तो वहाँ पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। कानून ये बना है कि ये बूढ़े बुजुर्गों के लिए, तो ये इसलिए होता है ना कि कई बार पॉजिटिवनेस को दिखाने के लिए कि आप तो खड़े रह सकते हो और बूढ़े बुजुर्ग लोग खड़े नहीं रह सकते, तो इसलिए उनको वहाँ पे सीट रिजर्व कर दी जाती है। क्लियर, फिर है हाउ एवर बोथ ऑफ देम एम टू एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। आखिरकार इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, तो इन चीज़ों का उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति चाहे विधि हो या अवसर हो या न्याय हो, उनके प्रति समानता को श्योर कर सके। क्लियर, अब आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। आपके मन में आया होगा क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता हो कि आजकल यूपीएससी क्या कर रही है कि इंडियन पॉलिटी की जगह पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ देती है। आप चाहे 2019 का पेपर देखें या 2018 का पेपर देखें, उनमें आपको लिखा मिल जाएगा कि विधि और स्वाधीनता का क्या मतलब है। कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर विधियाँ नहीं है तो उससे क्या रिलेटेड है, या विधि के शासन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। यानी कि कभी वो जॉन लॉक की थ्योरी को स्टार्ट करता है, शुरू करता है पूछने के लिए, तो कभी आपको डायसी की थ्योरी। तो डायसी की थ्योरी आखिरकार है क्या, तो हम उसको देखते हैं। रूल ऑफ लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय ए.वी. डायसी द ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं ए.वी. डायसी, उन्होंने क्या किया था कि विधि के समक्ष समता का विचार जो था उसे विधि के सिद्धांत, विधि के शासन का मूल सिद्धांत माना, और उन्होंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, या कहें कि विधि के शासन के अंतर्गत, तीन चीज़ें आती हैं। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, कहने का मतलब कि जो इच्छासीन शक्तियां हैं उनकी अनुपस्थिति। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि अपने मन से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ले। क्लियर, तो उसको क्योंकि कानून के तहत पनिश किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन यही उसने ऑप्शन में दिया था, क्या इच्छासीन शक्तियाँ हो सकती हैं, तो नहीं हो सकती। फिर है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कहने का मतलब विधि के समक्ष सभी इक्वल होंगे, विशेषाधिकारों की सबके पास अनुपस्थिति होगी। यूपीएससी ने एक बार यही पूछा था कि विधि के समक्ष समता से क्या आशय है, तो आप बता दोगे कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। क्लियर, उम्मीद है आपने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली। फिर है द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कहने का मतलब कि व्यक्तिक अधिकारों की प्रमुखता की भी ये बात करता है। व्यक्तिक अधिकारों का मतलब क्या होता है कि कई सारे अधिकार व्यक्तियों की भी होते हैं, अर्थात कानून से ऊपर होते हैं व्यक्तियों के अधिकार। लेकिन आपको पता हो कि इंडिया में फर्स्ट एंड सेकंड को तो एप्लीकेबल किया गया, बट थर्ड को नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि थर्ड को इसलिए नहीं एप्लीकेबल किया गया क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन ही इम्पॉर्टेंट है, अर्थात व्यक्तिक अधिकार इम्पॉर्टेंट नहीं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात मानी जाती है। या आप कहें कि भारतीय व्यवस्था में जो संविधान है
वही व्यक्तिगत अधिकारों के स्रोतों की बात करता है। क्लियर। फिर है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रूल ऑफ लॉ एज इम्बॉइडेंड इन द आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर हो या बेसिक स्ट्रक्चर हो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो विधि के शासन की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात इसे आप साधारण तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? और किसी भी तरीके से नहीं चेंज कर सकते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को इतने आसानी से नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जब आप देखते होगे कि कई बार कई सारे लोगों को कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट में काम करने वाले लोग हों, या फिर आप कई सारे एम्बेसडर या यूएन के जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं उनको कई सारी चीज़ों से छूट मिलती है कि उनके लिए प्रिविलेजेस को हम क्या करते हैं, मना नहीं करते, उनको विशेषाधिकार दिए जाते हैं कि ठीक है आपको हम इतने सारे विशेषाधिकार देते हैं। तो आप ये मत समझिए कि जो इक्वल बिफोर्टी ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत सब एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं है, कई सारे उसमें एक्सेप्शंस भी हैं। क्लियर। आपको इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि बाकी का फिर ये क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो जाता है, ठीक, या ऑप्शनल का। हमें ऑप्शनल तो पढ़ना नहीं, हमें प्रीलिम के हिसाब से पढ़ना है। फिर है दूसरा प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कई सारे ग्राउंड्स के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव करते हैं, चाहे रेस हो, सॉरी प्रोहिबिशन, हम किसी को कुछ ग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता हो कि कई बार स्टेट्स कुछ ऐसे इम्पोज कर देता है वर्ड्स को जिनके आधार पे भेदभाव किया जा सकता है, तो वो आपको याद नहीं रखते हैं कि किसके आधार पे किया जाता है या किसके आधार पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे प्रीलिम में बस क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक। फिर आप देखोगे कि इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम इसे इंडिपेंडेंट रूप से अपने करंट इश्यूज़ की सीरीज में कवर करेंगे। यहाँ बस आप ये देख लो कि ओबीसी पर्सनस को जो आरक्षण दिया जाता है उसके लिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके आधार पर 27% आरक्षण की बात की गई थी। और आप इसी से रिलेटेड एक वर्ड सुनते हो, क्रीमी लेयर। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है। क्रीमी लेयर का एक तरीके से आप वैसे समझो, जब आप अपने यहाँ मिल्क को बॉयल करते हो तो उसकी क्रीम ऊपर आ जाती है और दूध नीचे रहता है, अर्थात जो उसका मेन क्रक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सरकार ने ये कहा कि ओबीसी जातियों के अंदर भी जो लोग संपन्न हैं या इतने कैपेबल हैं कि जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। क्रीमी लेयर में जो लोग नहीं आते हैं केवल वही आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, और वो भी कितने परसेंट, 27%। अब कौन से लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता है, चाहे प्रेसिडेंट हो या यूपीएससी हो या एससी एसटी का मेंबर हो, चेयरमैन हो, या ग्रुप ए ग्रुप बी में सर्विस रिलेटेड कोई पर्सन हो, या नेवी, कई सारी मतलब आपको यहाँ पे बातें दी गई हैं, वो आपको बस देखना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का क्या नाम था, आपसे बस क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। और वो कमेटी कौन सी है, रामनंदन कमेटी। क्लियर। रामनंदन कमेटी का गठन किया गया था कि आप क्रीमी लेयर से संबंधित बातों को बताइए। और आपको एक चीज़ और पता हो कि इसी चीज़ से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इस्टेब्लिश किया गया था। पहले ये एक स्टेचुरी बॉडी थी, बट 102 अमेंडमेंट के ज़रिए अभी इसे हाल ही में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। क्लियर। तो एक करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर आपको पता हो कि भारत सरकार ने 103 अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए एक ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आरक्षण की बात की, जिसके अंतर्गत 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। क्लियर। इसमें भी आपको कई सारे प्रोविज़न मिल जाएंगे, वो ना तो याद करना है और ना ही आपको ये सोचना है कि ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, करंट से रिलेटेड इश्यूज़ में हम इनको देखेंगे कि वो कौन से इसके अंतर्गत इनकम क्यों आते हैं। तो आपको पता है 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर ना हो, रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर ना हो, रेसिडेंटल जो प्लाट है वो 100 स्क्वायर यार्ड और नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में ना हो, रेसिडेंटल प्लाट 200 स्क्वायर यार्ड्स का या उससे रिलेटेड नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ पार्टी में ना हो। इतने सारे जो 4 प्रोविज़न हैं इस बेस पे
किसी का भी EWS सर्टिफिकेट बनता है। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखोगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कई बार लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा कि जो भी है नौकरी निकलेंगी उसमें सब इक्वली ट्रीट किए जा सकते हैं। बट आप देखोगे कई सारे स्टेट पीसीएस या कई सारे स्टेट्स की जॉब हैं, वहाँ पे केवल स्टेट्स के पर्सन को ही रिकमेंड किया जाता है, यानी कि इसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं। देखिए कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविज़न किए गए हैं वो सब एब्सोल्यूट नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं पे हमने एक्सेप्शंस को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो वो हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस प्रीलिम के हिसाब से देखना है। फिर आपको पता हो कि मंडल कमीशन का गठन किया गया था, किस लिए? वही ओबीसी में आरक्षण को देखने के लिए। इन्होंने बताया था कि आप 27% आरक्षण दीजिए। अब मंडल कमीशन का गठन किस सरकार में किया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में, और बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, इसीलिए इसे मंडल आयोग का नाम दिया जाता है। दूसरा इसमें आपसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसी बात को आगे चाहे नरसिम्हा राव सरकार हो या उससे पहले वीपी सिंह की सरकार हो, उन्होंने भी गवर्नमेंट में जॉब्स में 27% आरक्षण की बात की थी। ठीक, बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन कौन सी बातें हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक, फिर है आपसे कि वही मैंने अभी आपको बता दिया EWS से रिलेटेड जो आरक्षण की बात है, इसके आगे आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यूपीएससी ने इस बार इसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या अस्पृश्यता का अंत समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल सही बात है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अब आपको ये पता हो कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की बात की गई है कई सारी प्रैक्टिस के फॉर्म में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है? तो नहीं, ना तो अनटचेबिलिटी को हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। ना तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया और ना ही इसे 1976 के या 1955 के अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट में डिफाइन किया गया। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी ऐसी बातें बहुत बार पूछती है। अब अनटचेबिलिटी क्या होती है ये जब हम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि अनटचेबिलिटी को जब डिफाइन ही नहीं किया गया तो हम कैसे पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। अनटचेबिलिटी हर तरीके की मानी जाती है। ठीक, फिर है हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि राजा, महाराजा, धीराज, पद्मपति कई सारे नाम आते थे, तो उन टाइटल्स को समाप्त करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया। क्यों? क्योंकि सारे लोग कानून के समक्ष इक्वल लगे और इंडिया एक इक्वलिटी को शो करे, तो इसीलिए आर्टिकल 18 आया। अब आपको पता है आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी ऑफ लॉ के समानता के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक, आप देखोगे राज बहादुर, राय बहादुर, ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया। ठीक, हालांकि कई सारे अभी भी आप देखोगे चाहे भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण, लेकिन इनको उपाधियां नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ तो करता नहीं है कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से वो हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, चलिए फिर हमारा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की जब भी बात करते हैं तो हमेशा ये कंट्रोवर्सी इशू बना रहता है और इस पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, चाहे राइट टू फ्रीडम की बात हो। और इसमें खास तौर पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आर्टिकल 21 को लेकर पूछा जाता है। आपको बस इसमें ये पता हो कि कई सारे राइट्स मिलते हैं, 6 राइट्स हैं, वो कौन कौन से राइट हैं तो आप देखोगे। आपको पता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, साथ ही आपको राइट टू असेंबली पीसफुल। कहने का मतलब ये कई सारे आपको राइट हैं, आप पढ़ सकते हो कि कहीं भी आप जा सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक एसोसिएशन बना सकते हो, इन सारी चीज़ों की बात की गई है। और आपको एक बात याद रखनी है कि जो ओरिजिनली आर्टिकल 19 था उसमें 7 राइट्स की बात की गई थी, बट हुआ क्या कि 44 अमेंडमेंट के माध्यम से प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, प्रॉपर्टी के राइट को इससे समाप्त कर दिया गया। क्लियर? तो आपको पता है ये सारे राइट्स हैं। फिर आपको पता हो कि दीज 6 राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब ये जो 6 राइट हैं ये किसके प्रति हैं? अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट हैं, ना कि किसी पर्सन के अगेंस्ट। और एक खास बात कि ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर ये केवल और केवल इंडियंस को प्राप्त हैं, ना कि फॉरेनर को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या फॉरेनर को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो नहीं है। और एक बात,
आपके ऊपर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप देश की इंटीग्रिटी को डाइल्यूट करने के लिए आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्या क्या आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा कि फ्रीडम ऑफ असेंबली आती है क्या मतलब होता है, या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का क्या मतलब होता है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब आप रेसिडेंस का मतलब ये मत समझिए कि हम कहीं पे भी अपना घर बना लेंगे। आप ट्राइबल एरिया में घर नहीं बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपको लग जाते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट करो और आप कहो कि ये तो हमारा प्रोफेशन है, तो कई सारे रिस्ट्रिक्शन भी हैं, ठीक। फिर आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफ फॉर ऑफेंसेस। कई बार आप देखोगे कि कई सारे लोगों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि माना जाता है। कई सारे वो ऐसे कार्य करते हैं जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि ये दोषी है। तो इसके तहत 3 प्रोविजंस किए गए जिनमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो उसके ऊपर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कहने का मतलब कि उसके ऊपर कोई भी वो कानून नहीं इम्प्लीमेंट होगा जो अभी तक बना ही नहीं, ठीक। दूसरा कि उसे उस सज़ा के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए उसने कोई एक कृत्य किया है तो उसे 2 दोहरी सज़ा नहीं मिलेगी कि हाँ आपने एक अपराध ये किया, एक बार आपने तब किया था तो एक 5 साल इस बार की सज़ा और 5 साल इस बार की सज़ा, ऐसा नहीं होगा। और ना ही सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा, कहने का मतलब उसे स्वयं के अपराध के लिए गवाही देने की ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, बस ये बेसिक फीचर आपको पता हो, ठीक। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी लगभग हर बार इसी से क्वेश्चन पूछती है कि क्या विवाह का राइट आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, तो हाँ आता है, ठीक। तो आपको पता है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और ख़ास बात क्या है कि ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। कहने का मतलब क्या है कि ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को ये राइट प्राप्त है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको पता हो कि जब रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था, बाबा रामदेव जब कर रहे थे, तो उनको क्या हुआ था, पुलिस ने मारा था और उनको कोर्ट में पेश किया। तो बाबा रामदेव ने यही उनके वकील ने कमिटमेंट दिया कि सर राइट टू स्लीप हमारा एक फंडामेंटल राइट है, समझ गए। तो इसी के तहत उनको बरी किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं, चाहे वो राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी हो, लाइवलीहुड हो, प्राइवेसी हो, शेल्टर हो। प्राइवेसी को तो आप देख ही रहे हो आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि राइट टू फ्री एजुकेशन हो, अगेंस्ट सॉलिटरी, ये काफ़ी सारे फीचर हैं। कहने का मतलब जितने भी राइट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं, ठीक। फिर आपका आता है क्या कि राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 को ही अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत एजुकेशन के राइट को प्रमोट किया गया। इसमें ये कहा गया कि वो सभी चिल्ड्रन जो 6 to 14 ईयर्स के हैं, राज्य क्या करेगा उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। क्लियर? और 86 अमेंडमेंट लाया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे एजुकेशन से। और मज़े की बात यह है कि इस 86 अमेंडमेंट के जरिए न केवल फंडामेंटल राइट में अमेंड किया गया, बल्कि डीपीएसपी में भी आर्टिकल 45 के तहत अमेंड किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान स्टेट करेगा, ठीक। साथ ही आपको पता हो कि आर्टिकल 51A में भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनमें जो सिटीजन्स हैं या जो माता पिता हैं, उनके लिए भी ये अप्लाई कर दिया कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करोगे 6 से 14 ईयर्स के मध्य तक। क्लियर? और आपको पता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन राइट एक्ट 2009 भी आया। क्लियर? तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 86 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे एजुकेशन से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 103 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे किससे रिलेटेड है, बताइए। ईडब्ल्यूएस से। आपसे पूछा जा सकता है 102 किससे रिलेटेड है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा देने से। 101 जीएसटी से। और 100 बांग्लादेश को कई सारे क्षेत्रों को सौंपने से। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन इस चीज़ को पूछा था। आप 2019 का पेपर उठाकर देखेंगे, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया है। क्लियर? चलिए
अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कई बार क्या होता है कि कई सारे अपराधियों को अरेस्ट किया जाता है और कई बार उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। आपने कई बार ये नाम सुना होगा कि कई सारे लोगों को इसलिए भी रोक लिया जाता है ताकि वो फ्यूचर में कोई अपराध ना करें। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो आप देख रहे थे, तो वहाँ के कई सारे बड़े लीडर को डिटेंस कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि लोग, सरकार को लग रहा था कि ये लोग कहीं अपराध को बढ़ावा ना दे दें। क्लियर? फिर आप देखोगे कई सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। क्यों अरेस्ट किया जाता है? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया होता है। क्लियर? तो आप देखिए इसमें दो होते हैं। एक तो होता है डील विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जो साधारण विधि के अंतर्गत लोगों को सज़ा सुनाई जाती है उसके अंतर्गत, और दूसरा होता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, इस बात का खतरा होता है कि फ्यूचर में कोई ये अपराध कर सकते हैं। क्लियर? तो पुनेटिव और प्रिवेंटिव आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया पुनेटिव क्या होता है, प्रिवेंटिव क्या होता है। पुनेटिव के अंतर्गत जो अपराधी होता है उसे सज़ा कोर्ट के द्वारा दी जाती है, और प्रिवेंटिव में क्या होता है कि फ्यूचर में वो व्यक्ति कोई अपराध करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इसे भी कंप्लीट किया। फिर आपका आता है, यही सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद नहीं रखनी है। फिर आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कि हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप में से जब भी कोई पर्सन बाल अधिकारों से रिलेटेड कोई टॉपिक लिखेगा या कोई भी प्रश्न आंसर लिखेगा तो उस पर हम काफ़ी डिटेल से कंप्लीट करेंगे। साथ ही हमारी जो इशू सीरीज होगी करंट की, तो उसमें भी हम करेंगे। ठीक, अभी हम यहाँ पे बस बेसिक देखते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के अधिकार, जो शोषण के खिलाफ अधिकार है, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो आपको पता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आपने कई बार ये सुना होगा कि कई सारे बच्चों का या कई सारी महिलाओं का या कई सारी युवतियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। या तो उनको इंडिया में ही ट्रैफिकिंग किया जाएगा या उनको फॉरेनर भेज दिया जाएगा। और आपने कई बार न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में भी देखोगे कि फला लड़की नेपाल की इंडिया में पाई गई या फला बांग्लादेश की। कई सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और आपको पता हो कि इसी चीज़ को रोकने के लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। आप देखोगे कि जो ईंट भट्ठे के जो कारखाने होते हैं, वहाँ पे कई सारे बच्चों को फोर्स्ड लेबर कराया जाता है। कई बार आपने घटनाएं सुनी होंगी, पहले के टाइम पे क्या होता था कि दिल्ली जैसे बड़े सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कई सारे लोग क्या करते थे, गांव के दूर दराज से एरिया से बच्चों को खरीद लेते थे और उन्हें अपने यहाँ एज अ वर्कर के रूप में ट्रीट करते थे। इस चीज़ को काफ़ी संज्ञानतापूर्वक भारत सरकार ने या लोकल पुलिस वालों ने काफ़ी अच्छे से टैकल किया और आज कुछ हद तक हमने फोर्स लेबर को ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कैलाश सत्यार्थी जी को इसी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि उन्होंने कई सारे बच्चों को इस दलदल से बाहर निकाला। ठीक, तो इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो देवदासी से रिलेटेड प्रथा हो। देवदासी का मतलब जो मंदिरों में स्त्रियां होती थीं नाच गाने के लिए, उनसे रिलेटेड है। आपने देखा होगा कई बार जो प्रोस्टिट्यूशन में औरतें शामिल होती हैं उनको भी इसमें किया गया ताकि उनको इस बुरे दलदल से बचाया जा सके। साथ ही कई सारे बच्चों को इन सारी चीज़ों से बचाया जाता है। क्लियर? तो कई सारे एक्ट आए हैं, आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखोगे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कई बार आपको ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे माइंस और ऐसे हजार्डस एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी जिनमें बच्चे काम करते हैं। आपको पता हो कि तमिलनाडु का शिवकाशी में जो पटाखों की जो फैक्ट्री है, वहाँ पे कई सारे बच्चे वर्क करते हैं। या फिर आप फर्रुखाबाद या मुरादाबाद की सिटीज़ में जो चूड़ियों का, जो ब्रेंजल्स का निर्माण होता है, वहाँ पे कांच के लिए बच्चों का ही उपयोग किया जाता है। या आप कैंडल से रिलेटेड जो फैक्ट्री कारखाने होते हैं मोमबत्ती बनाने वाले, वहाँ पे भी बच्चों का उपयोग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार कई सारे कानून लाई है और कई बार ये कंट्रोवर्सी भी रहा, क्योंकि इस भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो हजार्डस जितने भी कारखाने होते हैं या हजार्डस जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनकी सीमा को कम कर दिया है और कई सारी चीज़ें छूट दे दी हैं ताकि चाइल्ड लेबर के अंतर्गत कुछ बच्चे जो आ जाते थे वो शामिल ना हो। ठीक, तो चाइल्ड लेबर प्रोविज़न अमेंडमेंट में 2016 के अंतर्गत कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो आप में से जब कोई व्यक्ति इस पे क्वेश्चन लिखेगा तो हम इनके प्रोविज़न पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपना राइट टू एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड हमने अपना आर्टिकल कवर किया। आगे हम राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।